बंगावीर और पापा टाइगर के नाम से शोहरत पाने वाले कर्नल उस्मानी किस तरह से इंडिया के हाथों इस्तेमाल होते रहे और फिर 16 दिसंबर की उस तारीख शाम सकूते ढाका का सारा क्रेडिट कर्नल उस्मानी की बजाय इंडियन आर्मी ऑफिसर जनरल अरोरा ले उड़े। 1965 में दुश्मन भारत ने रात के अंधेरे में लाहौर शहर पर हमला कर दिया तो कर्नल उस्मानी ने डट कर मुकाबला किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला छोड़े। लाहौर शहर का दिफा करते हुए कर्नल उस्मानी की ईस्ट बंगाल राइफल्स के कई ऑफिसर्स ने जामे शहादत भी नोश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बंधुरा अपनारा केमन आसेन आशा करी सबाई भालो आसीन। आमी जुनेद अली अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल। आमी अपनादर जुनो आखी वीडियो फ्लाई करती जर्सी सबाई देखबिन आशा करी सबाई देखबिन भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं जी MAG उस्मानी के हवाले से, जो पाकिस्तान के फौजी थे। इन्होंने बगावत करते हुए मुफ्ती बाहिनी को कंट्रोल किया, मुफ्ती बाहिनी बनाई और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लड़े। ये पाकिस्तानी जर्नल थे, पाकिस्तान की फ़ौज के जनरल थे। पाकिस्तानी फ़ौज के साथ बगावत करते हुए मुफ्ती बाहिनी के साथ खड़े हो गए और मुफ्ती बाहिनी को पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट खड़ा किया। और इंडिया के ख़िलाफ़ इनके क्या जज्बात थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या जज्बात थे, पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कहता है, बांग्लादेशी हीरो MAGO उस्मानी के बारे में। तो आज इसी वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कहता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। एक ऐसा पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर जिसने अपने ही इंस्टीट्यूशन से बगावत करते हुए मशरिकी पाकिस्तान में सैकड़ों फौजियों को मार डाला। क्या आप जानते हैं कि मुफ्ती बाहिनी बनाकर मशरिकी पाकिस्तान में तैनात आर्मी के जवानों और उर्दू बिहारी बोलने वालों को बेदर्दी से ज़िबा करने वाले MAG उस्मानी असल में थे कौन? बंगावीर और पापा टाइगर के नाम से शोहरत पाने वाले कर्नल उस्मानी आर्मी सर्विसेज के बाद जब सियासत में आए तो उन्होंने कब, कैसे और किन हालात में इलेक्शन लड़ा और वो पहली बार MNA इलेक्ट होकर ऐवान तक पहुंचे। मुफ्ती बाहिनी के कमांडर इन चीफ कर्नल उस्मानी किस तरह से इंडिया के हाथों इस्तेमाल होते रहे और फिर 16 दिसंबर की उस तारीख शाम सकूते ढाका का सारा क्रेडिट कर्नल उस्मानी की बजाय इंडियन आर्मी ऑफिसर जनरल अरोरा ले उड़े। तो जनाब, आज हम शेख मुजीबुर रहमान की तरह बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर समझे जाने वाले कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अताउल गनी उस्मानी की बायोग्राफी डिटेल से जानने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं आमना आदिल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करते चलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये साल था 1918 का और सितंबर की पहली तारीख थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सलहट रीजन के सनमगंज जिला के दायामीर गांव में आबाद एक मजहबी घराने में बच्चा पैदा हुआ। माँ ने अपने लाल का नाम मोहम्मद अताउल गनी रखा। इब्तदाई तालीम अपने गांव से हासिल कर लेने के बाद अताउल गनी को सलहट के गवर्नमेंट पायलट स्कूल में दाखिला दिलवाया गया और यहाँ से उन्होंने इम्तियाजी नंबरों में मैट्रिक इम्तिहान पास कर लिया। बाद वो अलीगढ़ चले आए और सर सैयद अहमद खान की कायम करदा मादरे इल्मी अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ने लगे। साल 1938 में उनकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई। उन्होंने मिलिट्री एकेडमी देहरादून से अस्करी तालीम व तरबियत लेने के बाद 1940 में रॉयल ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया। साल 1942 में जब वो सिर्फ 23 बरस के थे तो उन्हें मेजर के रैंक पर तरक्की दे दी गई। मेजर अताउल गनी उस्मानी दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा के मुहाज पर अपनी खिदमात देते रहे। अपनी मुलाजमत के दौरान उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी पास किया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1946 में जब हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत कायम थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम जबकि नवाबजादा लियाकत अली खान वजीर खजाना थे, इस इंटरिम गवर्नमेंट में अताउल गनी उस्मानी बतौर सिविल सर्वेंट काम करते रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन किया। अगले ही रोज़ उन्हें प्रमोट करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में उनके कोलीग्स में जनरल आगा मोहम्मद याया खान, जनरल टिक्का खान और जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी के नाम लिए जाते हैं।
सितंबर 1965 में दुश्मन भारत ने रात के अंधेरे में लाहौर शहर पर हमला कर दिया तो कर्नल उस्मानी ने डटकर मुकाबला किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला छोड़े। लाहौर शहर का दिफा करते हुए कर्नल उस्मानी की ईस्ट बंगाल राइफल्स के कई ऑफिसर्स ने जामे शहादत भी नोश किया। याद रहे कि इस दौरान कर्नल उस्मानी GHQ में बतौर डिप्टी डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। कर्नल उस्मानी अस्करी हलकों में पापा टाइगर के नाम से भी पहचाने जाते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि महज बंगाली होने की वजह से हाई कमांड की तरफ से उनके साथ इम्तियाजी सलूक होता था और उनकी तरक्की भी रोकी गई। फरवरी 1967 में फौजी सर्विसेज से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कारज़ार सियासत में कदम रखा और वो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग में शामिल हो गए। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 1970 के आम इंतखाबात हुए तो शेख मुजीबुर रहमान ने सलहट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से AG उस्मानी को कौमी असम्बली का टिकट दिया। कश्ती के इलेक्शन सिंबल से इंतखाबी दंगल में उतरने वाले अताउल गनी उस्मानी का मुकाबला पाकिस्तान नेशनल लीग के उम्मीदवार नूर अखवन और जमीयत उलमाए इस्लाम के इशफाक अहमद के साथ था। अपने मुखालिफिन के तकरीबन 33,000 वोटों के बदले में मिस्टर उस्मानी के बैलेट बॉक्स में 78,558 वोट पड़े और वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीतकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। दोस्तों, आपके इल्म में होगा कि 70 ही के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में हालात संगीन से संगीन होते चले गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की वाज़ेह बरतरी होने के बावजूद भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स के लिए तैयार ना थे। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के माबैन वैसे हज़ारों मील के फासले तो थे ही, लेकिन इन हालात में दिलों में भी दूरियां पैदा होती गईं। कर्नल रिटायर्ड उस्मानी ने शेख मुजीबुर रहमान को जनरल याह्या के साथ टेबल टॉक करने पर आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश की। मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन शायद अब पानी सर से गुजर चुका था। फिर एक रोज़ शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया तो कर्नल उस्मानी अपनी मूछें मूंद कर और भेस बदलकर ढाका से सरहद पहुंचे और उन्होंने ईस्ट बंगाल राइफल्स के बागी ऑफिसर्स को साथ मिलाकर मुसल्लह जदोजहद का प्लान बनाया। उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में साबिक फ़ौजियों, अवामी लीग के रज़ाकारों और यूनिवर्सिटी के तलबा को साथ मिलाया और सेवक बाहिनी तंजीम की बुनियाद रखी, जो बाद में मुक्ति बाहिनी कहलाई जाने लगी। कर्नल उस्मानी 14 अप्रैल 1971 को बाकायदा तौर पर मुक्ति बाहिनी के कमांडर इन चीफ बना दिए गए। तब उनके पास 1 लाख बंगाली जवान थे जो उनके और शेख मुजीबुर रहमान के एक इशारे पर लड़ने मरने को हमा वक्त तैयार थे। कर्नल उस्मानी ने मुक्ति बाहिनी को 8 सेक्टर्स में तकसीम किया हुआ था और हर सेक्टर की कमान पाकिस्तानी आर्मी से बगावत करने वाला मेजर कर रहा था। ऐसे में भारतीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली मुक्ति बाहिनी को मजबूत करने के लिए खतीर माली इमदाद और जदीद असलहा फराम किया। कर्नल उस्मानी भारत से इमदाद तो लेते रहे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम से वाकिफ थे। उनका मानना था कि भारतीय फौज मुक्ति बाहिनी की जद्दोजहद को हाईजैक करना चाहती है और फिर कर्नल उस्मानी का अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। 16 दिसंबर 1971 के रोज़ जब पाकिस्तानी फौज ने ढाका में सरेंडर कर दिया तो हथियार डालने की तकरीब से कर्नल उस्मानी को दूर रखा गया। कर्नल उस्मानी का मौक़िफ़ ये था कि ढाका के गर्दनवाब में पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ जंग मुक्ति बाहिनी ने जीती है और सारा क्रेडिट मुक्ति बाहिनी के जंगजुओं को ही जाता है। कर्नल उस्मानी अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर सलहट से ढाका जाने लगे तो उन पर भारतीय फौजियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान उनके साथी कर्नल M.A. रब शदीद जख्मी हुए। बहरहाल कर्नल उस्मानी को ढाका नहीं पहुंचने दिया गया और ना ही वो हथियार डालने की दस्तावेजात पर दस्तखत कर सके और यूं बांग्लादेश की आज़ादी के रूहे रवा कर्नल उस्मानी की बजाय सारा क्रेडिट भारतीय फौज को मिल गया। बांग्लादेश बन गया तो अप्रैल 1972 में कर्नल उस्मानी को मिनिस्टर बना दिया गया, लेकिन जल्द शेख मुजीबुर रहमान से इख्तलाफात के बायस उन्होंने काबीना से इस्तीफा दे दिया। शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद उन्होंने अवामी लीग को अलविदा कहा और जातीय जनता पार्टी के नाम से अपनी अलग जमात बनाई। उन्होंने 1978 में होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा भी लिया, जहां उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़ियाउर रहमान के हाथों शिकस्त खाना पड़ी। बांग्लादेशी सदर ज़ियाउर रहमान के कत्ल के बाद 1981 में एक बार फिर से सदारती इंतखाबात हुए तो उसमें भी कर्नल उस्मानी ने हिस्सा लिया, लेकिन एक बार फिर हार गए।
वो साल 1983 में कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो गए और उनका कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल ढाका में इलाज चलता रहा। चंद हफ्तों बाद वो इलाज के लिए लंदन चले आए, जहां 16 फरवरी 1984 के रोज वो 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके जस्ते खाकी को बांग्लादेश लाया गया और उन्हें मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सलट में वाक़े शाह जलाल दरगाह शरीफ में अपनी वालिदा के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कर्नल उस्मानी के बारे में मशहूर था कि वो कम खुराक थे और सादा लिबास ज़ेपे तन किया करते थे। सारी जिंदगी शादी ना करने वाले कर्नल उस्मानी बंगो वीर के निकनेम से पहचाने जाते थे, जिसका मतलब था बंगाल का हीरो। दोस्तों, आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म का ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि मूछें हो तो नत्थो लाल जैसी। शायद उनका ये फिक्रा कर्नल उस्मानी पर सादिक आता था, क्योंकि वो भी अपनी लंबी लंबी मूछों की वजह से खासी शोहरत रखते थे। बांग्लादेश के शहर सलहट में कर्नल उस्मानी की रिहाइशगाह को म्यूजियम का दर्जा दिया गया है। इस म्यूजियम में बांग्लादेश के कौमी हीरो कर्नल उस्मानी के रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, किताबें, यूनिफॉर्म और पेंटिंग्स महफूज की गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जी, ये थी वीडियो और आपने देखा कर्नल उस्मानी के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को छोड़ा और उसके बाद इलेक्शन में हिस्सा लिया। जब इनको यहाँ आप कह लें कि शेख मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट मुंतकिल ना की गई, जब वहाँ पे फसादात बढ़ने लगे और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद ये ही जनरल उस्मानी ने वहाँ पे मुक्ति बाहिनी की बुनियाद रखी और मुक्ति बाहिनी के साथ दिया और उसके साथ 1 लाख बंगालियों को अपने साथ मिला लिया जो इस जंग में शामिल हो गए। उसके बाद भारत ने बहुत ही बड़ी चालाकी के साथ मुक्ति बाहिनी के किरदार को एक तरफ रखते हुए खुद इस जंग में कूद पड़ा और मुक्ति बाहिनी को जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो खुद छीन लिया। और जब पाकिस्तान के जो जनरल नियाजी थे उन्होंने हथियार डाले, तो उस तकरीब के अंदर इनको उस्मानी साहब को ना बुलाया गया। तो उस्मानी साहब को ना बुलाना ही ये बात वाज़ेह करता है कि मुक्ति बाहिनी का जो क्रेडिट था, जो किरदार था, उसको पसे पर्दा छोड़ दिया गया और सारा क्रेडिट जो है वो हिंदुस्तान ने खुद समेट लिया। तो ये थी जी स्टोरी और इस जनरल उस्मानी के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ कि किस तरह इन्होंने अपनी लाइफ में जद्दोजहद की और किस तरह से इस ओहदे तक पहुंचे और किस तरह से इनकी वफ़ात हुई। तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इससे पहले जनरल उस्मानी के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज की वीडियो के बाद हमें पता चला कि पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर जनरल मोहम्मद उस्मानी जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज से अलहदा हुए और इन्होंने मुक्ति बाहिनी में क्या किरदार रहा था। और आप इस बात से वाज़ेह कर सकते हैं कि किस तरह से सारी लड़ाई जो मुक्ति बाहिनी ने लड़ी, लास्ट पे इन हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत करने के बाद सारा क्रेडिट समेटने की अपनी कोशिश जारी रखी। और आज भी बांग्लादेश के अंदर नरेंद्र मोदी खड़े होकर बड़े फ़ख्र के साथ कहता है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हमने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, हम लोगों ने खून बहाया, हम लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि मुक्ति बाहिनी का किरदार कहाँ पे रह जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।